दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हे मूवी डोंट मूव को। तो फिल्म की शुरुआत में हमें आयरिस नाम की एक लड़की दिखाई गई है जो बहुत परेशान दिखाई दे रही है। कुछ समय पहले ही उसके बेटे की मौत हो गई थी, जिसके कारण उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी रुक गई है। उसके मन में अजीब अजीब विचार आने लगे थे। एक अंधेरी रात में जब सब सो रहे थे, वह अपनी जेब में एक छोटा चाकू रखती है और अपनी कार में घर से निकल जाती है। सुबह वह उन पहाड़ों के पास आती है जहां उसके बेटे को दफनाया गया था। वह अपने बेटे को एक भावनात्मक एकालाप देती है। वह अब अपने जीवन से खुश नहीं है। वह पहाड़ के किनारे तक जाती है और वहां से कूदने ही वाली होती है कि तभी एक आदमी वहां आ जाता है। वह समझ जाता है कि आयरिस अब आत्महत्या करने वाली है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है और उसका मन बदलकर उससे बातचीत शुरू करता है। वह उससे कहता है कि मेरा नाम रिचर्ड है। वह उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मरने से पहले मैं तुमसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। वह उसे एक लड़के की कहानी बताता है जो बहुत जिंदा दिल था। उसे कारों और हर उस चीज में दिलचस्पी थी जो किसी भी युवा लड़के के जीवन में उत्साह ला सकती थी। लेकिन फिर एक दिन जब वह अपने दोस्त के साथ जा रहा था तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। वह तो बच गया, लेकिन उसका दोस्त मर गया और इस सदमे ऐसी वो कई महीनों तक निकल नहीं पाया। जब वह सदमे से उभरा तो उसे एहसास हुआ कि उसका परिवार उससे बहुत प्यार करता है और उसका परिवार उसके ठीक होने का इंतजार कर रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि वह अपना जीवन रोककर कितनी गलत कर रहा था। वह आयरिस को बताता है कि इस कहानी का उद्देश्य यह बताना है कि कोई भी मरना नहीं चाहता, बस कुछ कमजोर पल हमें इस बिंदु पर ले आते हैं। अब तुम चाहो तो मर सकती हो, मैं जा रहा हूं, इतना कहकर वह चला गया। लेकिन उसकी बातों ने आयरिस पर असर छोड़ा था। उसने भी मरने का इरादा छोड़ दिया और वापस अपनी कार की तरफ मुड़ी। वहां उसने देखा कि रिचर्ड ने कार उसके ठीक बगल में पार्क कर दी थी, जिसके कारण वह अपनी कार का दरवाजा भी नहीं खोल पा रही थी। अब रिचर्ड अपनी कार से छाता लेकर उसके पास आया। वह उससे कहता है कि मैं कार का दरवाजा खोलने में तुम्हारी मदद करता हूँ। यहाँ आयरिस को एक बात अजीब लगी कि वह इतनी कड़ी धूप में भी छाता क्यों लेकर आया। वह इस छाते से आयरिस पर हमला करता है और यह पता चलता है कि यह एक इलेक्ट्रिक छाता था जिसने आयरिस को बुरी तरह झटका दिया और वह वहीं बेहोश हो गई। अपनी थोड़ी सी चेतना के कारण वह केवल यह महसूस कर सकी कि रिचर्ड उसके हाथ पैर बांध रहा था, जिसके बाद उसने उसे उठाया और अपनी कार में फेंक दिया। जब आयरिस को होश आता है तो वो रिचर्ड से बात नहीं करती है, लेकिन वो अपनी स्मार्ट वॉच से चालाकी से अपने पति को कॉल करने की कोशिश करती है और रिचर्ड को इस बारे में पता चल जाता है और वो उससे कहता है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, यहाँ सिग्नल ही नहीं है, तुम किसी को मदद के लिए कॉल नहीं कर पाओगी। अब यह तरकीब उसके काम नहीं आई। तभी उसके दिमाग में दूसरा तरकीब आती है। उसने रात को अपनी जेब में एक चाकू भी रखा था। वह चुपके से उसे निकालती है और उससे अपने हाथों की गांठ काटने की कोशिश करती है। इस दौरान आवाज हो सकती थी, इसलिए वह रिचर्ड से बात करती रही। जैसे ही वह अपने हाथ छुड़ाती है, वह बिना समय बर्बाद किए रिचर्ड पर हमला कर देती है। उसके हमले के कारण रिचर्ड की कार का संतुलन बिगड़ जाता है। कार एक पेड़ से टकरा जाती है। इस दुर्घटना में दोनों घायल हो जाते हैं। वह यहाँ भी रिचर्ड से खुद को बचाना चाहती थी। वह तुरंत सीट बेल्ट की मदद से रिचर्ड का गला घोंटने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड खुद को बचा लेता है। आयरिस उस पर तीसरी बार हमला करती है, जिसके कारण दोनों झटके से कार से बाहर निकल जाते हैं। आयरिस ने अब रिचर्ड पर चाकू तान दिया था। तब रिचर्ड ने कहा, क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो कि मैं तुम्हारे सामने इतने आराम से खड़ा हूं? असल में मैंने तुम्हें इंजेक्शन लगाया है, जिसके कारण तुम्हारा पूरा शरीर 20 मिनट के अंदर लकवाग्रस्त हो जाएगा। तुम न तो चल सकोगी, न दौड़ सकोगी और न ही बोल सकोगी, और इस समय में तुम जो चाहें कर सकती हो। रिचर्ड के शब्दों ने अब उसे सचमुच बहुत डरा दिया था। वह जंगल की ओर तेजी से भागती है, लेकिन दौड़ते समय उसे सचमुच ऐसा महसूस होने लगा कि उसके पैर सुन्न हो गए हैं। धीरे धीरे उसके पैर भी चलना बंद हो जाते हैं और वह चलने के बजाय रेंगने लगती है। रिचर्ड भी उसे खोजते हुए उसके करीब आ गया था। उसे बचने के लिए वह एक पेड़ की छाल के नीचे छिप गई, जहां से चींटियां उसके ऊपर रेंगने लगीं और वह डर के मारे चिल्लाने लगी। और इस तरह रिचर्ड को उसके बारे में पता चलता है। रिचर्ड से खुद को बचाने के लिए वह किसी तरह खुद को एक नाले में खींच लेती है और बह जाती है। रिचर्ड दूर से आवाज लगाता है कि तुम गलत कर रही हो, तुम तैर नहीं पाओगी, डूब कर मर जाओगी। लेकिन आयरिस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। असल में वह तैरना नहीं जानती थी, लेकिन पानी के बहाव के साथ वह झरने के दूसरी ओर पहुंच गई। यहां से नदी का किनारा नजदीक था। उसने देखा
कि उसकी सारी गतिशीलता समाप्त होने में केवल 1 मिनट ही शेष है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह नदी के किनारे पहुंची। उसने अपने सामने एक फार्म हाउस देखा। उसने उस फार्म हाउस तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वह नीचे गिर गई। अब वह चलने, हिलने डुलने या बोलने में सक्षम नहीं थी। उसके कंट्रोल में बस अपनी आंखें हिलाना था। काफी देर तक यहाँ लेटे रहने के बाद फार्म हाउस में काम कर रहे एक बूढ़े व्यक्ति की नजर उस पर पड़ती है। वह उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन आयरिस उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। अब बूढ़ा आदमी उससे गुप्त प्रश्न पूछता है, जैसे क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? क्या आप परेशानी में हैं? क्या आपको मदद की जरूरत है? आयरिस इन सवालों के जवाब देने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल करती है। वह हाँ कहने के लिए 1 बार पलकें झपकाती है और ना कहने के लिए 2 बार पलकें झपकाती है। उसके संकेतों को समझते हुए बूढ़ा व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है और उसे एक ठेले पर बिठाकर अपने घर ले जाता है। वह उसे अंदर ले आता है। वे अभी घर आए ही थे कि अचानक घर का दरवाजा खटखटाने लगा। आयरिस समझ गई कि बाहर रिचर्ड ही होगा। वह बार बार अपनी आंखें झपकाकर बूढ़े आदमी को बताने की कोशिश करती है, मुझे उस आदमी से खतरा है। सौभाग्य से बूढ़े व्यक्ति ने भी उसके संकेत समझ लिए और उसे सोफे के पीछे छिपा दिया। जब दरवाजा खुला तो पता चला कि रिचर्ड सचमुच आ गया था। जैसे ही वह आया, उसने नाटक करके उसे बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। वह उस बूढ़े आदमी के सामने रोने लगा और उसने बताया कि मेरे बेटे की मौत हो गई है, जिसके कारण मेरी पत्नी सदमे में चली गई है। उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूं। वह कहां चली गई? पहले तो बूढ़े व्यक्ति को उस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने उससे कहा कि वह अपनी पत्नी को बुलाए। रिचर्ड झूठ बोलता है कि मेरा फोन रास्ते में कहीं गिर गया है। उसके नकली आंसू देखकर बूढ़ा व्यक्ति भी उस पर यकीन करने वाला था, लेकिन तभी उसकी जेब से फोन की घंटी बजी। बूढ़े आदमी ने उसका झूठ पकड़ लिया। अब रिचर्ड भी बूढ़े आदमी को अपना असली चेहरा दिखाता है। वह बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि ठीक है, अगर तुमने मुझे पहचान लिया है तो सच बताओ, क्या तुमने आयरिस को देखा है या नहीं? ये बूढ़ा आदमी उसे पुलिस को बुलाने की धमकी देता है ताकि वह भाग जाए, लेकिन रिचर्ड उस पर हमला करता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह बूढ़ा आदमी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। बूढ़े आदमी ने उससे अच्छी तरह मुकाबला किया और उसे इतना पीटा कि रिचर्ड की ताकत आधी रह गई। वह रिचर्ड को नीचे गिराते हुए पुलिस को बुलाने ही वाला था कि तभी रिचर्ड के हाथ में चाकू आ गया और उसने बूढ़े व्यक्ति के पैर में घोंप दिया। जब बूढ़ा व्यक्ति दर्द से कराहते हुए नीचे गिरा तो रिचर्ड ने अपने पैर से वही चाकू निकाला और उसके पेट में बुरी तरह घोंप दिया और उसे घुमाता रहा। वृद्ध की दर्द से कराहते हुए घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आयरिस सोफे के पीछे से यह सब देखती रही। जो हुआ वह बहुत बुरा था। इस बूढ़े आदमी की हत्या उसकी वजह से हुई। अब क्योंकि रिचर्ड फंस गया था, उसने एक हत्या कर दी थी। इन सब बातों को छिपाने के लिए वह मिट्टी के तेल से भरा डिब्बा इस घर में डाल देता है और आग लगाकर यहाँ से भाग जाता है। आयरिस जीवित थी, वह जिंदा जलना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी एक उंगली को मुश्किल से हिलाया। उसने अपनी उंगली खिड़की की स्लेट में डाल दी और उसे खोलने और बंद करने लगी। रिचर्ड ये सब बाहर से देखता है। वह देखता है कि अंदर कोई जीवित है। जो भी वहां था वह उसके लिए खतरा हो सकता था। वह जाकर देखता है कि वह आयरिस थी। रिचर्ड उसे उठाकर एक ट्रक में बिठा देता है। ये ट्रक उस बूढ़े आदमी का था। उन्होंने अपनी कारें बहुत दूर छोड़ दी थीं, इसलिए वे यहाँ से जाने के लिए ट्रक का इस्तेमाल कर रहे थे। आयरिस चुप थी और बोल नहीं सकती थी, लेकिन वह सुन सकती थी। रिचर्ड को अपनी बेटी का फोन आता है। वह उससे कहती है कि पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, इसीलिए मम्मी और मैं आपके पास आने वाले हैं। रिचर्ड उससे कहता है, नहीं, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम अभी मेरे पास नहीं आ सकते। लेकिन अब उसकी बेटी बहुत जिद कर रही है। वे उसकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि हम घर आ रहे हैं। इस वजह से रिचर्ड बहुत परेशान हो जाता है। इस तनाव में उसका एक्सीडेंट होने वाला था और सबसे बुरी बात जो उसके साथ घटित होती है वह यह है कि उसकी कार का ईंधन खत्म हो जाता है। अपनी कार में ईंधन भरवाने के लिए वह पेट्रोल पंप पर आता है और आयरिस को एक टोपी पहनाता है ताकि हर कोई उसके हाव भाव न देख सके। इधर आयरिस सीट बेल्ट खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाती है। उसके शरीर के लकवाग्रस्त होने के कारण उसके हाथों की थोड़ी सी हरकत भी बहुत बड़ी बात थी। यहाँ वह एक लड़के को देखती है जो लगभग उसके बेटे की ही उम्र का था। उसे देखकर वह और भी भावुक हो गई। बच्चा भी समझ जाता है कि शायद वह किसी मुसीबत में है। इससे पहले कि वह आयरिस से कुछ पूछ पाता, उस बच्चे की माँ आ जाती है और उसे वहां से ले जाती है। महिला को एहसास होता है कि आयरिस के साथ कुछ गड़बड़ है। तभी उसने पीछे से पुलिस को फोन किया और उन्हें कार का नंबर भी बता दिया। अब वह कार को उसी स्थान पर ले गया जहां उसने अपनी कार पार्क की थी। वह कार को वापस अपने घर ले जाना चाहता था,
लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एक पुलिस अधिकारी आकर उसकी कार रोक लेता है और वह उसे बताता है कि उसकी कार के बारे में शिकायत आई है। रिचर्ड उससे विश्वासपूर्वक कहता है कि नहीं, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, यहाँ सब कुछ सामान्य है, मैं अभी अपनी पत्नी के साथ यात्रा पर आया हूँ। अधिकारी ने कहा, ठीक है, क्या मैं आपकी पत्नी से बात कर सकता हूँ? आयरिस का चेहरा देखकर यह कहना आसान लग रहा था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। रिचर्ड ने अधिकारी से कहा कि वह नशे में है, इसलिए उसके चेहरे पर ऐसे भाव आ रहे हैं। उनकी बातचीत के दौरान किसी तरह आयरिस कार की खिड़की नीचे करने में सफल हो जाती है। ये देखकर अधिकारी उसके पास जाता है और वह अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर बुदबुदाती है, मेरी मदद करो, और उसने लोहे की एक बड़ी वस्तु से उसके सिर पर वार किया। एक ही वार से यह अधिकारी खत्म हो गया और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसने अधिकारी को उठाकर उसी कार में डाल दिया और उसे जला दिया तथा पहले की तरह सारे निशान मिटा दिए। अब आयरिस पूरी तरह असहाय हो गई थी। उसने मदद की सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। अब जो भी करना था उसे स्वयं ही करना था। उसके शरीर में लकवे का असर भी कम हो रहा था। उसने बोलने की ताकत भी वापस पा ली थी। इसीलिए वह रिचर्ड से बात करना शुरू कर देती है। वह जानबूझकर उसे भावुक करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रिचर्ड की एक बेटी भी है। लेकिन जो व्यक्ति किसी का अपहरण कर सकता है और उसकी हत्या कर सकता है, वह भावुक कैसे हो सकता है? जब रिचर्ड उसके भावनात्मक शब्दों के जाल में नहीं फंसा तो आयरिस ने इंजेक्शन उठाया। उसने खुद को बचाने के लिए रिचर्ड के पैर में इंजेक्शन लगाया, लेकिन वह उसके पैर में इंजेक्शन नहीं लगा सकी। दवा रिचर्ड के अंदर नहीं गई और वह हंसने लगा और आयरिस से बोला, तुम इतनी कमजोर हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खैर, मैंने योजना बदल दी है। पहले तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर मार डालने वाला था, लेकिन मेरे घर वाले वहां आ रहे हैं। अब मैंने सोच लिया है कि तुझे नाले के पास ले जाकर मार डालूंगा। वह कहता है कि पहले मैं तुम्हें बहुत प्रताड़ित करना चाहता था, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करने में बहुत मजा आता, लेकिन अब मेरे परिवार ने मेरी पूरी योजना बिगाड़ दी है। वह उसे नदी के किनारे ले जाता है और नाव में खींच लेता है। आयरिस अपने शरीर की आधी ताकत के साथ वहां बैठी थी। वह अभी भी खुद को बचाने के बारे में सोच रही थी। जब वह रिचर्ड की कमर के पीछे एक चाकू देखती है, तब उसे एक नया विचार सूझता है और वह रिचर्ड के सामने रोने का नाटक करती है और उससे कहती है कि मेरी पैंट की जेब में मेरे बेटे की तस्वीर है, मैं उसे आखिरी बार देखना चाहती हूँ। मरने से पहले क्या तुम मेरी जेब से वह तस्वीर निकाल दोगे? रिचर्ड हंसा, लेकिन उसने उसकी बात मान ली और उसके करीब आ गया, और जैसे ही वह नीचे झुका, आयरिस ने बिना समय बर्बाद किए उसकी कमर से चाकू निकाला और उसकी गर्दन के निचले हिस्से पर वार कर दिया, जो उसके मुंह में घुस गया। वह दर्द से पागल होने लगा। उसने आयरिस को मारने के लिए अपनी बंदूक निकाली, लेकिन आयरिस ने उसकी बंदूक छीन ली और उसे गोली मार दी, जिससे वह पानी के अंदर गिर गया। आयरिस संतुष्ट थी। उसने अपने दुश्मन और हत्यारे को मार डाला था। अब उसकी जान बच गई। शायद मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसने देखा कि जिस नाव में वह उस समय थी, उसमें गोली लगने से छेद हो गया था और नाव के अंदर तेजी से पानी भर रहा था, जिसके कारण आयरिस भी उसके अंदर डूबने लगी। वह हिल भी नहीं सकती थी और न ही कुछ कर सकती थी, क्योंकि उसका आधा शरीर अभी भी लकवाग्रस्त था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि शरीर के लकवाग्रस्त होने के कारण वह एक मृत शरीर की तरह ऊपर आ गई, और कुछ समय में जब उसका शरीर सामान्य हो गया, वह तैरकर नदी के किनारे पहुंची। वह हंसने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने खुद को एक मनोरोगी हत्यारे से बचा लिया है। वह खुश थी और यहां से जाने ही वाली थी कि उसने देखा कि रिचर्ड भी खुद को बचाते हुए दूसरे किनारे पर आ गया है। वह उसे देखने जाती है। वह अभी भी जीवित था, लेकिन घायल था और अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। आयरिस चाहती तो पुलिस को बुला सकती थी, लेकिन उसे अपना बदला लेना था। वह उसे वहां दर्द में मरता हुआ छोड़ देती है और यहां से चली जाती है, और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।